So this topic is about animal tissues and our chapter is chapter 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको टिश्यूज ही समझाया हुआ है कि एनिमल में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। यहाँ एक ऑर्गन दिखाया हुआ है स्टमक, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसमें चारों टिश्यूज दिखा रखे हैं। जिसमें मसल्स भी हैं, इसमें एपिथेलियल टिश्यू भी है, कोलिमिनर एपिथेलियम, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है, ब्लड लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है, एरियोलर और नर्वस टिश्यू भी है, क्योंकि इसको सिग्नल भी चाहिए। इट नीड सिग्नल एज वेल कि कब इसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब इसे रिलैक्स होना है, दिस इट वांट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ और इसके स्केलेटन होता है, वो मूव कर सकते हैं एंड दे आर हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन जिसमें डाइजेशन होती है? ईसोफेगस है, फूड पाइप ईसोफेगस ही तो होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले, फिर उसके बाद स्टमक है। ईसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्रैनस। बीच बीच में दो और भी हैं, एक लीवर और एक पैंक्रियाज। लीवर बाइल रिलीज करता है, ठीक है, जो फैट तोड़ता था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो टिश्यूज के ही बनेंगे। ऑर्गन किसके बनते हैं? टिश्यूज के बनते हैं। सबसे छोटी यूनिट सेल है, सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप से बनता है ऑर्गन सिस्टम। सिंपल चीज है ये तो। अभी एपिथेलियल टिश्यू को का काम क्या होगा और एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू हमेशा सरफेसिस पे मिलते हैं। उनका काम है ये बॉडी सरफेस को कवर करेंगे, कवरिंग टिश्यू है उनका दूसरा नाम, कवरिंग टिश्यू है। जैसे हम कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? कि हमारी कॉपी क्या रहे, सेफ रहे, हमारा कॉपी का कवर सेफ रहे, अंदर के पेजेस सेफ रहे, क्योंकि डबल प्रोटेक्शन हो जाती है कवर चढ़ाने से। नहीं चढ़ाओगे हार्ड कवर तो होगा पर फिर भी फट सकता है। तो इसीलिए कवरिंग टिश्यू भी वही काम करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, सरफेसेस को कवर करते हैं। फंक्शन इंक्लूडिंग लाइनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड फॉर्मिंग ग्लैंड्स। और इसके फंक्शंस हैं कि ये लाइनिंग करेंगे चीजों की। लाइनिंग क्या करती है? लाइनिंग भी वही, उसका भी काम क्या है? प्रोटेक्ट। कोई लाइन बनाओ कहीं पर, जैसे कि हम लोग ड्रेस होती है, ड्रेसेस में बाजुओं में लाइनिंग होती है लास्ट में। क्यों सिलते हैं? क्योंकि कपड़ा फिर नहीं तो उधड़ता रहेगा। अगर हम उसको बंद नहीं करेंगे लाइनिंग से तो वो इट विल बी लूज। तो इसीलिए लाइनिंग का काम भी क्या है? एपिथेलियम का है। प्रोटेक्टिंग का काम भी किसका है? एपिथेलियम का है। ग्लैंड बनाने का काम भी किसका है? एपिथेलियम। ग्लैंड भी एपिथेलियम बनाता है। क्यों? क्योंकि ग्लैंड क्या बनाएंगे? कुछ एंजाइम बनाएंगे ग्लैंड, कुछ हार्मोन बनाएंगे। दो तरह के ग्लैंड है, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन्स बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेक हार्मोन। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं? ये एंडोक्राइन बनाते हैं हार्मोन और एक्सोक्राइन एंजाइम्स बनाते हैं। जैसे कि हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा है सलाइवा बनाने वाला है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये एक्सोक्राइन है। पैनक्रियाज में दोनों पोर्शंस होते हैं। पैनक्रियाज एंजाइम भी बनाती है, वो दोनों तरह की ग्लैंड है, वो मिक्स्ड है। पर एक्सोक्राइन वैसे क्या बनाता है? हमेशा एंजाइम्स बनाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ग्लैंड किससे बना है? ग्लैंड भी एक स्पेशल तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज से ही बना है। तो आपको पता है एंजाइम भी जरूरी है, हार्मोन भी जरूरी होते हैं बहुत ज्यादा। अब टाइप्स, एपिथेलियम के टाइप्स क्या होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एपिथेलियम जिस तरह से सेल अरेंज है, सेल एपिथेलियम में लेयर ही तो है एपिथेलियम, मैंने बोला कवर है एपिथेलियम, बस चीजों को कवर कर। ये स्किन है, ये भी एक कवर है, तो ये भी एपिथेलियम है, स्किन भी एपिथेलियम है। माउथ के अंदर भी तो हमारी एक अंदर की तरफ लेयर है, वो भी क्या है? एपिथेलियम। हमारे माउथ के सेल्स से लूज थोड़ी हो रहे होते, पूरे पैक होते हैं। हमारे अंदर जो फूड पाइप है उसके भी सेल क्या है? पूरे पैक है, लूज नहीं है। तो हर जगह अंदर की सरफेसेस में भी, बाहर की सरफेसेस में भी जो कवर करके रखेगा वो कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियम सबसे ज्यादा सिंपल वाला है और इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं सब जगह। कैसे सेल्स है? बिल्कुल फ्लैट। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब शेप के। तो जिस शेप के सेल्स हैं उसी एपिथेलियम का नाम भी वही है। अगर फ्लैट है तो स्क्वैमस,
अगर क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल, अगर इलोंगेटेड है, लंबे टॉल है, तो वो कॉलम जैसे हैं तो कॉलमनर। ठीक है, कॉलम जैसे हैं तो कॉलमनर। एनी एपिथेलियम कैन बी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। इनमें से कोई भी सिंपल भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेटिफाइड भी होगा। अब सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में क्या फर्क है? एक लेयर का होगा अगर तो एक लेयर में सेल अरेंज है, बस सिंगल लेयर में तो सिंपल है। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। मतलब सिंगल लेयर स्क्वेमस की तो सिंपल स्क्वेमस हो गया, सिंगल लेयर क्यूबॉइडल की तो सिंपल क्यूबॉइडल हो, सिंपल वर्ड जोड़ दोगे। सिंगल लेयर कॉलमनर की तो सिंपल कॉलमनर हो जाएगा। और अगर यही मल्टी लेयर हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा है, तो स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि लेयरिंग वाले को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। लेयरिंग वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। समथिंग विच इज इन लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियम भी अगर लेयर में है तो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्किन में होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आपके भी देखा था हमने ऊपर स्टमक में था। ठीक है, जो ग्लैंड सेल है कॉलमनर, सिंगल लेयर का ही है यहाँ पर। वैसे स्ट्रेटिफाइड भी होता है ग्लैंड्स में। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड इज आल्सो सीन कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल भी देखा जाता है स्ट्रेटिफाइड व्हेन इट इज इन द मल्टी लेयर्स। यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आधा अधूरा, मतलब कहीं पर दो लेयर है, कहीं पर सिंगल ही है। तो अगर मतलब आधा अधूरा कोई है तो वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड विल बी something which is false, which is not clear is pseudo stratified. Cuboidal epithelium में the image is cropped from university and image दिखा रखी है cuboidal epithelium की। कैसे सेल्स दिख रहे हैं आपको? क्यूब शेप से, चारों तरफ से साइड्स बराबर अगर किसी स्ट्रक्चर की होती हैं वो क्यूब होता है। स्क्वायर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर, स्क्वायर्स का 3D फिगर क्यूब है, तो सेल्स भी कैसे दिखेंगे? क्यूब जैसे। ठीक है, तो क्यूबॉइडल सेल्स आपको देखेंगे यहाँ पे दिख रहे हैं इमेज में, स्लाइड में। देन उसके बाद नीचे दिया हुआ एपिथेलियम लाइनिंग इन इंटेस्टाइन ऑफ रैट, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सैम मतलब क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत हाई डेफिनेशन वाला स्कैन करता है जो इमेजेस को। उसकी अंदर जो स्लाइड रखी जाती है उसकी स्कैनिंग होती है, फिर इमेज बनती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स इस तरीके के दिख रहे हैं। And columnar epithelial cells above image is cropped and modified. ये columnar epithelium cells है, कॉलम जैसे टॉल लंबे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के सेल्स यहाँ दिखे हुए हैं। ऊपर वाला तो क्या है? क्यूबॉइडल है। ऊपर वाला जो दे रखा है ये बात, थर्ड फिगर ये सेकंड फिगर है। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे उसकी फिगर है। ये हम ऐसे ही तो पढ़ते आ रहे हैं। हमने बोला क्यूबॉइडल, फिर मैंने बोला कि ये कैसे सेल्स दिख रहे हैं आपको? क्यूब जैसे दिख रहे हैं। फिर मैंने बोला एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ रैट, तो ये इसकी इमेज है। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे इमेज दी हुई है। फिर उसके बाद किसकी दिखाई है? कॉलम सेल्स की। तो लंबे दिख रहे हैं सेल्स, लंबाई में है। एंड ये एक इमेज दी हुई है लूमेन की साइड से। ये भी यूनिवर्सिटी ने ही बनाई है। यूनिवर्सिटी जो होती हैं, जो बहुत ही अच्छी अब्रॉड वाली यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या करती हैं? वो परमानेंट स्लाइड्स रखती हैं और वहां पर स्लाइड्स बनाई दी जाती है, परमानेंट स्लाइड एनिमल टिश्यूज की। खुद भी बना सकते हैं स्टेनिंग करके। तो जो उन्होंने बनाई है तो वो ऐसी दिख रही है, जिसके अंदर लंबे लंबे टॉल सेल्स हैं। एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं एपिथेलियल सेल्स के? मटेरियल्स को अंदर या बाहर मूव करा सकता है अराउंड द बॉडी। बॉडी में चारों तरफ मटेरियल्स को या तो कुछ रिलीज कर सकता है। अगर वो खुद ही सेल्स उसके कुछ रिलीज ही करते जा रहे हैं हमेशा, इन्हें सेल बना बना के बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं? मूव आउट। सब्सटेंसेस को अपने अंदर से सिक्रीशन कर रहे हैं। सिक्रीशन कहते हैं इसको, कुछ रिलीज कर रहे हैं या वो कुछ अब्सॉर्ब कर रहे हैं। बाहर ऑलरेडी कुछ चीज है, उसको क्या कर रहे हैं? सोख रहे हैं। ठीक है, तो लेयर क्या प्रोटेक्शन तो करेगी ही करेगी, बट उसका और भी काम है। उसका सिक्रीशन भी काम हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी काम हो सकते हैं उस लेयर के। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक बैरियर तो बनाएगा ही वो। अंदर की चीज अंदर, बाहर की चीज बाहर, एक बैरियर भी बनाएगा और साथ में एक्सचेंज भी
करेगा, दोनों चीज करता है। सिक्रीशन ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर मान लो सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, वो क्या करेगा, उसका काम क्या, सलाइवा निकालना। जैसे ही हम खाना देखेंगे हमारे मुंह में पानी आएगा तो वो कौन से सेल्स ने निकाला, सलाइवरी ग्लैंड के सेल्स ने ही तो निकाला। तो सिक्रीशन भी करता है, ऑल्सो डू सिक्रीशन। एपिथेलियम टिश्यूज के ये सब फंक्शन होंगे। प्रोटेक्शन तो मेन फंक्शन है, बट मूविंग इन एंड आउट द थिंग्स, और मूवमेंट इसीलिए भी करता है क्योंकि कुछ एपिथेलियम के ऊपर टाइनी हेयर जैसे स्ट्रक्चर सीलिया भी होते हैं। सीलिया मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम, ऐसा एपिथेलियम जिसके ऊपर टाइनी हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, तो कुछ मूव करा सकते हैं। जैसे एक हम प्रोटोजोआ पढ़ते थे, पैरामीशियम, पैरामीशियम के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे से टाइनी माइक्रोस्कोपिक हेयर जैसे चारों तरफ होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये इससे मूव करता है, सीलिया से मूव करता है। इसका मोशन क्या है, सीलियरी मोशन है। और इसको कौन सा प्रोटोजोआ बोलते हैं, सीलिएट भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सीलिएट्स। ठीक है, हमने जब प्रोटोजोआ के टाइप्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि कुछ जो वो होते हैं प्रोटोजोआ, वो सीलिएट्स होते हैं, मतलब उनमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया। ऐसे ही जो एपिथेलियम, जो भी एपिथेलियम हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, क्यूब शेप वाले सेल्स वाला एपिथेलियम हो, चाहे वो कोल्यूमिनर हो, कोल्यूमिनर मतलब जिसमें लंबे लंबे टॉल पिलर जैसे सेल्स हो, ऐसे वाले सेल्स का एपिथेलियम हो, अगर उनके ऊपर उनके फ्री सरफेसेस पे, नीचे की सरफेस तो पैक है, पर अगर ऊपर वाली सरफेस पे छोटे छोटे से सीलिया हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसके आगे एक और वर्ड जोड़ना पड़ेगा, सीलिएटेड, सीलिएटेड कोल्यूमिनर। ठीक है, सीलिएटेड कोल्यूमिनर या सीलिएटेड क्यूबॉइडल, जिसके भी ऊपर है। अगर कोल्यूमिनर के ऊपर सीलिया है तो उसके आगे ऊपर वर्ड लग जाएगा सीलिएटेड कोल्यूमिनर, और अगर क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया है तो उसके ऊपर क्या वर्ड लग जाएगा, जिसमें सीलिया है। हाँ, किसी में स्क्वैमस को छोड़ के इन दोनों में होता है, स्क्वैमस में नहीं होते सीलिया, इन दोनों में होते हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल। ठीक है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल होता है। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर है कि नहीं सीलिया, उसके बेसिस पे भी उसका नाम है। दो तरह से नाम रखा गया है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कितनी लेयर है, दूसरा शेप के बेसिस पे, अगर फ्लैट सेल्स हैं सिंगल लेयर के तो स्क्वामस, अगर लंबे लंबे सेल्स हैं तो कोल्यूमिनर, और अगर ट्यूब शेप सेल्स हैं तो क्यूबॉइडल, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड। ठीक है, ऐसे। अगर ग्लैंड बना रहा है तो ग्लैंड्यूलर। ये भी है कि कुछ यही वाले कॉलम वाले सेल्स ही मिलकर, देखो यहाँ पे बनाया है इसे, देख रहे हो ये, हाँ ये कैसे दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है जार जैसा, इसने कुछ कुछ रस बनाया और यहाँ से देखो रिलीज भी कर रहा है ना, रिलीज अपने माउथ से। तो ये क्या हो गया, ये कॉल्यूमिनर तो है बट ये ग्लैंड भी बना रहा है तो ग्लैंड्यूलर लगेगा इसके आगे, ग्लैंड्यूलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सीलिएटेड है नहीं, सीलिएटेड है नहीं, तो ग्लैंड्यूलर भी हो गया और कॉल्यूमिनर भी हो गया, तो अपने शेप की वजह से और अपने फंक्शन की वजह से। तो ग्लैंड्यूलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीजें हैं। देखो सीलिएटेड है, ये स्क्वैमस हो गई, सॉरी क्यूबॉइडल हो गई, ये स्क्वैमस हो गई, ये कॉल्यूमिनर हो गई, और ग्लैंड वाली भी इधर दे रखी है, ये ग्लैंड्यूलर है। देखो सिंपल, अगर सिंगल सेल लेयर हो तो सिंपल, वो सारे सिंपल है, इसमें सिंगल लेयर ही तो दिखा रखी है सब में, ये वाली और ये भी सिंगल लेयर की है। ठीक है, पर ग्लैंड्यूलर ज्यादातर सिंपल नहीं होगी, ग्लैंडुलर क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड ग्लैंड बनाने हैं उन्हें तो वो लेयर्स में होंगे, उसमें बहुत सारा रस निकालना पड़ेगा, तो उनके क्या होंगे, लेयर्स में होंगे। अब देखो ग्लैंड्स की बात करी, यहाँ पे भी ग्लैंड दे रखा है, ग्लैंड कैन भी सिंगल एपिथेलियल, अच्छा सिंगल एपिथेलियल सेल्स का भी हो सकता है और उसे सिंपल ग्लैंडुलर कहेंगे। ग्लैंडुलर भी दो तरीके के, सिंपल एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड दोनों तरह के। यूनिसेलुलर तो सिंपल में आ जाएगा गॉबलेट सेल्स, जैसे कि गॉबलेट सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन वाले। मल्टीसेलुलर है, ज्यादा लेयर्स हैं, तो एंडोक्राइन, वो कौन से ग्लैंड है, एंडोक्राइन। ठीक है, जैसे हमारे अंदर भी थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियास ग्लैंड है, तो कैसे पूरा ऑर्गन है पैनक्रियास,
सिंगल सेल का थोड़ी है, वो तो पूरा ऑर्गन है, उसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं। तो वो कैसा ग्लैंड हो गया? वो तो मिक्स्ड है वैसे, उसमें कुछ पोर्शन एंडोक्राइन है, कुछ पोर्शन, क्योंकि वो एंजाइम भी रिलीज करता है डाइजेशन में। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे, पेनक्रिया की एंजाइम भी पढ़ते थे, ठीक है, स्टमक की एंजाइम, पेनक्रिया की एंजाइम, और भी चीजों की, लिवर की बाइल जूस, ये सब पढ़ते थे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वाले क्या होंगे? मल्टी सेलुलर ग्लैंड होंगे। और सिंगल वाले जो होंगे वो सिंगल एपिथेलियल सेल वाले ग्लैंड होंगे, सिंपल वाले, ठीक है, इंटेस्टाइन में सिंपल वाले होते हैं। देन उसके बाद मेनी एनिमल्स हैव देयर स्किन कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम, मैंने बताया स्किन में होता है मल्टी लेयर, और उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन भी होता है। वर्टिब्रेट में उनकी स्किन में क्या होता है? केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, जो वाटर प्रूफ प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? वो वाटर को फिसलता है, अपने ऊपर से फिसला देता है। तो वो क्या करता है? अंदर का पानी अंदर ही रखता है। स्किन को के वाटर लॉस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। पानी को रिपेल करने वाली प्रॉपर्टी है उसमें, पानी को रिपेल करने वाली। एंड मेनी अदर एनिमल सिक्रीट म्यूकस अदर मटेरियल्स फ्रॉम द स्किन सच एज अर्थवर्म। कुछ ऐसे भी एनिमल है जैसे अर्थवर्म, उसकी स्किन चिपचिपी रहती है। फ्रॉग है, उसकी स्किन भी चिपचिपी रहती है। क्यों? नदी नमी जैसी रहती है, बिल्कुल गीली गीली सी। तो उसके ऊपर कौन सी ग्लैंड है? म्यूकस ग्लैंड। अंदर का पानी अंदर, बाहर का बाहर, ऐसा वाली स्किन है। तो म्यूकस अलग तरीके का है, म्यूकस पानी सोखने वाला है। अभी बताया था केराटिन जो हमारी स्किन में, हमारी नहीं सोखती, हमारी अंदर ही रखती है, बाहर नहीं निकल लेती। हाँ, हीट जब आती है वो अलग है। हीट, वो जो हीट निकल रही है वो स्किन के पोर से आ रही है, बट वो क्यों हो रही है उसका अलग मैकेनिज्म। जब बॉडी की हीट ज्यादा है, पानी भी है, तो नसों में जो कि ब्लड है, नसें इतनी पतली हो रही हैं, हमारा ब्लड की जो कैपिलरीज है वो इतनी चौड़ी हो जाती है नस स्किन के नीचे, कि उन्हीं से ही वेपोराइज होता है हीट, उसी से ही वेपोराइज होता है हीट, तभी ब्लड ठंडा हो जाता है। ब्लड ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है, प्लस केराटिन हमें धूप से भी बचाता है। तभी तो हम ब्राउन कलर के हैं, क्योंकि हमारी स्किन का जो कलर है केराटिन की वजह से, और जो बालों में है कलर वो भी केराटिन की वजह से। उनमें कम केराटिन हो, उनमें कम, अच्छा केराटिन नहीं, मेलेनिन। वो क्या है? मेलेनिन। फेयर और मैं कंफ्यूज हो गई, मेलेनिन है वो। क्या है? मेलेनिन। केराटिन इसका है, हेयर का। केराटिन किसका है? हेयर भी आप देखोगे पानी क्या करता है? फिसला देता है, ठीक है, पानी को रिपेल कर देगा। गीले होंगे बाल, और पानी उनसे धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूख जाता है। पानी अब्जॉर्ब तो नहीं करते बाल, पानी अब्जॉर्ब नहीं करते बाल। तो यानी केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है, हाथों में भी तो ये जो बाल हैं वो भी क्या है? केराटिन। ये वाटर लॉस को क्या करता है? वाटर लॉस को रोकेगा। मेलेनिन स्किन के कलर का है, जो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं या सूरज से बचाना है, वो मेलेनिन की रोल, यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। और म्यूकस की बात अलग ही थी। म्यूकस की बात पानी को एब्जॉर्ब करने वाली थी, स्किन को क्या करने वाली थी? स्टिकी या फिर मॉइस्चर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर, बहुत ज्यादा गीला रखने वाले जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी है? म्यूकस की वजह से, ठीक है। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है। म्यूकस तो हमारे अंदर की सारी चीजें, सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे खाना फिसल फिसल के आगे जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारी कैनाल क्या निकालती है? म्यूकस निकालती है, एलिमेंट्री कैनाल, पेट में भी निकलता है, अंदर ही अंदर म्यूकस बनता है। एंड अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स क्या करते हैं? अर्थवर्म्स के स्किन के अंदर म्यूकस रहता है। अर्थवर्म की स्किन इसीलिए मॉइस्चर को सोखती है, गीली रहती है, और वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन भी करता है, ऑल्सो डू द रेस्पिरेशन फ्रॉम इट्स स्किन, ठीक है। हम अगर आगे देखें तो इसमें अगर हम आगे देखें कौन से टिश्यूज हैं वो तो हमें पता चल जाएगा। ये ग्लैंड का एक इमेज दिखा रखा है, ये भी एक अच्छे माइक्रोस्कोप से दिखाया है, एंड दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एक ग्लैंड सेल, गॉबलेट सेल,
को मैग्नीफाई, जार जैसा शेप जिस भी एपिथेलियम के सेल्स बनाए, वो जार जैसा सेल वेसल की तरह है। वेसल, जार भी तो एक वेसल ही है, बर्तन या डिब्बा, तो उसके अंदर कुछ भर सकते हैं, उसके अंदर स्पेस है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये इसके जो टिश्यूज हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के, जो भी सेल्स से जो बना है ये, वो सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर एक ऐसा, उनका डीएनए इस तरीके से अरेंज होता है, या उनके अंदर वो वाली जीन ऑन होती है कि पर्टिकुलर सिक्रीशंस, पर्टिकुलर जूसेस वो बनाती हैं और बना बना के इस जार में भर देती हैं, बना बना के सेल्स को इसको फिल कर देती हैं। जैसे ये फिल हो जाता है तो ये अब उसको रिलीज करने लगता है सब्सटेंसेस को। तो यही है, इनके अंदर इस तरह का सिक्रीशन होता है, इनके अंदर इस तरह का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कुछ ना कुछ या तो एंजाइम बनेगी या तो हार्मोन्स बनेंगे। मैडम स्किन को भी अलग चीज है। उसके अंदर दूसरा प्रोटीन है, उसके अंदर क्या होता है, काइटिन। उसके स्केलेटन में क्या होता है, काइटिन, अलग तरीके की शुगर है जो फंगस में भी होती है। ठीक है, उसका स्केलेटन कैसा है, चिकनी सी हो, हाँ, हार्ड वो भी नाइट्रोजिनस शुगर है काइटिन नाम की, वो हार्ड होती है, उसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है। चिटिन, काइटिन बोल दो या चिटिन बोलो, उसका सही प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। मैं बात करी थी ग्लैंड की, तो ग्लैंड में यहाँ पर वो जो सेल्स हैं सारे रिलीज कर लेते हैं अपने सारे जूसेस जो भी बना रहे हैं, वो इस जार को फिल कर देते हैं, एंड देन ये सिक्रीट हो जाता है, बाहर रिलीज करना। हर ग्लैंड में इसी तरह का होता है। एंड देन उसके बाद कनेक्टेड टिश्यूज आते हैं। कनेक्टेड टिश्यूज जरूरी है, उनका क्यों, उनका क्या फंक्शन है, बाइंड करते हैं सबसे पहला काम। हाँ, नाम ही उनका इसलिए पड़ गया, ठीक है, मसल्स को एक दूसरे को, हर टिश्यूज को आपस में जोड़ के रखना, उसको सपोर्ट करना कनेक्टिव टिश्यूज का ही काम है। जैसे यहाँ था स्टमक में चारों तरह के टिश्यूज थे, अब इनको भी तो आपस में जोड़ा होगा, इनको आपस में कैसे जोड़ा होगा, पेट बना है, पेट बना है इन सारे टिश्यूज से, तो बीच बीच में लूज कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, बीच बीच में इसमें ब्लड भी घूम रहा होगा, पेट को भी तो एनर्जी चाहिए, पेट को भी तो खाना चाहिए, तो ब्लड भी जाएगा वहां पर, लेयर वाइज है ना, लेयर वाइज है, ठीक है। तो बाइंडिंग, सपोर्टिंग, प्रोटेक्टिंग, फॉर्मिंग ब्लड, स्टोरिंग फैट, फिलिंग स्पेस, ये सब किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू का। और बोला भी यही जाता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई टिश्यू है बॉडी में तो वो कौन है, कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू ही सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है बॉडी में। क्यों, क्योंकि उसको इतने सारे काम करने हैं, वो हर ऑर्गन के अंदर जरूरी है, और हर ऑर्गन के अंदर इसकी सप्लाई जरूरी है, क्योंकि हर ऑर्गन के अंदर ब्लड भी चाहिए, हर ऑर्गन के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और एपिथेलियम उसके कंपैरिजन में कम क्यों है, क्योंकि एपिथेलियम सिर्फ सरफेसेस को क्या करेगा, कवर, वो सिर्फ कवरिंग टिश्यू है, चाहे अंदर की कवरिंग बना रहा हो चाहे वो बाहर की कवरिंग बना रहा हो, इट इज कवरिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बीच बीच में भी है, ऑर्गन की लेयर्स के बीच में भी है वो, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ या तो इनर मोस्ट सरफेस पे या आउटर मोस्ट सरफेस पे, सरफेस को ही पैक करेगा। नाउ कनेक्टिव टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाय नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट होते हैं दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से, या दूसरे एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू अलग कैसे होते हैं, मैट्रिक्स की वजह से। उनमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज में एक दूसरे से कैसे अलग है, वो सेल्स हैं जैसे। अब टिश्यू बनेगा तो ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में, यानी कि कहने की बात यह है कि जो भी स्पेस होगी ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में, कोई भी जो स्पेस होगी, उस स्पेस में यहाँ पर जहां जगह खाली होगी वहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स। जो भी लिक्विड इनको चारों तरफ से कवर करेगा सेल्स के बाहर, वो मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज में दो कंपोनेंट मेन है, सेल्स एंड मैट्रिक्स। सेल्स एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसमें किसी भी फॉर्म का हो सकता है, सेमी सॉलिड, सॉलिड या फिर लिक्विड टाइप का, सबसे ज्यादा पतला, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक तरह से नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, मतलब सेल्स के अलावा जो भी चीज है वो क्या है, मैट्रिक्स। उसमें सेल सारे उसमें पैक है, वो उससे आपस में कम्युनिकेट भी करेगा,
देखो यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पे भी तो दिखा रखा है, ये रहा मैट्रिक्स, बीच में जगह, ये दोनों सेल्स हैं, ये चारों सेल्स हैं, इन चारों के बीच में एक जगह है, उसमें मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू की ये बात मेन है कि उसमें मैट्रिक्स रहता है। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग तरीके का मैट्रिक्स रहता है, जो कि नॉन सेलुलर होता है, मतलब वो सेल्स ने ही रिलीज किया होता है, यही सेल्स बनाते हैं इस मैट्रिक्स को, यही सेल्स कुछ लिक्विड निकालते रहते हैं अपने बाहर, और उन्हीं से क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। और इन दोनों सेल्स के बीच में कनेक्शन भी होता है, मतलब सेल्स और मैट्रिक्स के बीच में भी क्या होता है, कनेक्शन होता है। आप लूज नहीं कर सकते मैट्रिक्स और सेल्स को, आप अलग नहीं कर सकते, आपस में बांध के रखते हैं एक दूसरे को। कुछ ऐसे मैट्रिक्स के प्रोटीन होते हैं जो सेल से कनेक्शन बनाते हैं, कुछ ऐसे सेल के प्रोटीन होते हैं जो मैट्रिक्स से कनेक्शन बनाते हैं, आपस में इंटरलॉक जैसी सिचुएशन होती है। और आपस में दो सेल्स के बीच में भी इसी तरह से बंद होता है, मतलब बंधेंगे दोनों चीजें, सेल्स भी आपस में बंधेंगे और सेल मैट्रिक्स से भी बंधेगा। तो इस तरह से ये टिश्यू बनता है। और कौन कनेक्टिव टिश्यू में कितनी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी से बंध रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है टाइप, यानी कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस से बंध रहा है कनेक्टिव टिश्यू अपने मैट्रिक्स से, या सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स एक दूसरे से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गली बंधे हैं, बिल्कुल स्पेस ही नहीं बच रहा, या स्पेस है, लूज लूज सा है, बहुत ज्यादा स्पेस है, बीच बीच में कुछ और चीजें भी हैं उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, लूज कनेक्टिव। वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, लूज, मतलब उसकी स्ट्रेंथ लूज है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है। और जो ज्यादा बिल्कुल टाइटली कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग या हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं, हार्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, टू टाइप्स में बोला, एक लूज कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो कौन सा है, फाइब्रस। हाँ, 3 टाइप्स में फ्लूइड होता है, डेंस होता है और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस बोल सकते हैं या फाइब्रस को ही डेंस बोला है कि उसका मैट्रिक्स ऐसे लिक्विड से नहीं बना, उसका मैट्रिक्स फाइबर्स से बना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें स्पेशलाइज्ड दिया नहीं होगा। स्पेशलाइज्ड में क्या आता है, आपका फ्लूइड भी आता है, यानी ब्लड वाला, और बोन्स और कार्टिलेज आती है, बोन्स कार्टिलेज। अब देखो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय कोलेजन फाइबर कंटेनिंग मैट्रिक्स। कोलेजन fibers provide elasticity and flexibility. LCT occurs between loose connective tissues, occurs between epithelium in the skin and many internal organs such as lungs, arteries, urinary bladder. कहने का मतलब है जो लूज कनेक्टेड टिश्यू है वो आपको हर ऑर्गन के अंदर मिल जाएगा बीच बीच में, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे वो कोई भी इंटरनल ऑर्गन, लंग्स हो, चाहे वो आर्टरीज हो, ठीक है, हार्ट हो। लूज कनेक्टेड टिश्यू थोड़ा थोड़ा आपको हर ऑर्गन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और this tissue type also forms a protective layer over muscles और नर्व्स के ऊपर भी आपको लूज कनेक्टेड टिश्यू मिलेगा, ठीक है। कोई नर्व्स का बंडल जा रहा हो, कोई मसल्स है, बोन्स के ऊपर मसल्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर भी आपको लूज कनेक्टेड टिश्यू मिल जाएगा। ब्लड वेसल्स के ऊपर भी आपको लूज कनेक्टेड टिश्यू मिल जाएगा। तो ये सब जगह फैला हुआ है लूज कनेक्टेड टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी एक तरह का लूज कनेक्टेड टिश्यू। ये वाला जो डायग्राम दिख रहे हो वो एडिपोज टिश्यू का ही डायग्राम है। ये फैट सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं, बड़े बड़े फैट सेल्स। ये अपने अंदर फैट भर के रखते हैं, ठीक है। ये भी स्किन के नीचे होता है। आपको पता है स्किन ऐसे पल्पी और सॉफ्ट क्यों दिखती है, बिकॉज उसके अंदर एक स्मूथ सा फैट का लेयर होता है। स्किन के नीचे एक स्मूथ सी फैट की लेयर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे देखेंगे वो ही एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू शोन इन फिगर 6 एनलार्ज फाइब्रोब्लास्ट स्टोरिंग फैट्स रिड्यूस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एडिपोज टिश्यू फैसिलिटेट एनर्जी स्टोरेज। ये एक तरह से क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। फैट एक तरह से एनर्जी स्टोर है। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, फैट बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है।
जितना ग्लाइकोजन बनना होगा, जितना ग्लाइकोजन लीवर में जाना होगा उतना ही जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या बनेगा, फैट बढ़ता है। एक लेवल तक वो लीवर में स्टोर होता है, एक लेवल तक वो मसल में स्टोर होता है, बट उससे उससे भी ज्यादा हाई अगर खा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, एक्स्ट्रा कैलोरीज भी क्या बनेंगी, फैट बनेंगी, फैट में भी चेंज आएंगे। फिर नेक्स्ट, कार्टिलेज एंड बोन रिजिड कनेक्टेड टिश्यू। कार्टिलेज shown in the figure has structural proteins deposited in the matrix between the cell and cartilage is softer of the two. कार्टिलेज और बोन्स भी क्या है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज है। कैसे टिश्यूज है, रिजिड मतलब जिनकी शेप चेंज नहीं हो सकती, जिसमें से कार्टिलेज की तब भी थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, शेप तो चेंज नहीं होगी पर प्रेस हो सकता है, वो अपना क्या कर सकता है, थोड़ा सा प्रेशर झेल के वो थोड़ा सा पिचक सकता है, अपना थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, अपने आप को मोल्ड कर सकता है। जैसे कोई प्रेशर है, कोई चीज लचीली है तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर उस प्रेशर को झेल सकती है, पर बोन ऐसे अननेसेसरी प्रेशर नहीं झेलती, बोन क्या फ्रैक्चर हो जाती है थोड़े से प्रेशर में। पर कार्टिलेज क्या होता है, फ्रैक्चर नहीं होगा, प्रेस होकर उसका शेप चेंज होगा, जैसे रबड़ होती है, रबड़ को आप थोड़ा प्रेशर दोगे तो अगर लंबी रबड़ है तो वो क्या हो जाएगी, बीच से यू शेप में आ जाएगी, कर्व हो जाएगी। फिर भी एज कंपेयर टू आप उसी रिजिड चीज में कुछ टाइट सी लकड़ी को तोड़ो, लकड़ी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, लंबी, मैं लंबी की बात कर रही हूँ, लंबी वाली में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसे कि नॉन डस्ट की नहीं आती बड़ी वाली, वो थोड़ी सी मुड़ेगी। ठीक है, तो जॉइंट सच एज नी एंड बोन्स में, नीज में कार्टिलेज की कवरिंग लगाई जाती है इसी वजह से, क्योंकि हम ज्यादा उठने बैठने का काम करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, और हमारी जो रीढ़ है वो बार बार क्या होगी, मुड़ेगी, कभी झुकेगी कभी ऊंची होएगी, तो उसमें क्या है, बीच बीच में 33 बोन्स हैं छोटी छोटी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, तो उनमें क्या लगेगा, बार बार सा प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को कौन झेलेगा, कार्टिलेज, तो उनके बीच में कार्टिलेज की क्या लगी हुई है, डिस्क, डिस्क लगी हुई है। रीढ़ की हड्डी की वजह से पैरालिसिस हो जाएगा, हमेशा के लिए पर्सन क्या हो जाएगा फिर, व्हील चेयर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी हमें पूरा स्ट्रांगली, पूरी स्केलेटन को ही पूरा रीढ़ की हड्डी ही कंट्रोल कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड से ही आपकी सारी नर्व जा रही है, हैंड्स में भी, लेग्स में भी, स्पाइनल कॉर्ड से ही आपकी सारी कमर में आ रही है, सारी जगह जो नर्व भेज रही है। ब्रेन के बाद तो कौन भेज रही है, ब्रेन के बाद तो ब्रेन का ही तो एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा से ही तो स्पाइनल कॉर्ड बनती है, ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है हिंड ब्रेन। और क्या, तो ब्रेन की जो नसें होती हैं वो फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड उन नसों को कहाँ भेज देती है, नर्व्स को कहाँ भेज देती है, पूरी बॉडी में। स्पाइनल कॉर्ड वो सारी जाल बिछा देती है पैरों तक, तो इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड बहुत जरूरी है, रीढ़ बहुत जरूरी है, कार्टिलेज उसके अंदर होना चाहिए। एंड इट ऑल्सो अकर्स इन ह्यूमन बॉडी इन द ईयर्स। कार्टिलेज और कहाँ होता है, नाक के टिप में, कान में, कभी किसी को मारना होता है तो कान मरोड़ते हैं, क्योंकि कान मरोड़ेंगे तो वापस से वैसा सीधा हो जाएगा, वो मुड़ जाता है, बोन मुड़ती नहीं है, टूट जाती है। ये हड्डी नहीं है, यही तो कार्टिलेज है, हड्डी जैसा लगता है, इसका कुछ शेप हो सकता है, बट इट इज कार्टिलेज, ये प्रेस हो सकता है। हाँ, जो बोन की ईयर की बोन्स है वो अंदर वाली में है, मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं, उसमें भी छोटी छोटी, इनका स्टेपिस और वेलस, ये आउटर ईयर हो गया। ठीक है, फिर ये आउटर ईयर कहाँ तक होता है, कैनाल तक, उसके अंदर एक पूरा एक रास्ता जाता है, एक पाइप सा है। हाँ, उसके बाद एक पर्दा आता है, पर्दे के पीछे 3 बोन आती हैं। ठीक है, पर्दे की जो भी वाइब्रेशन होती है वो बोन को झटकाती है। बोन के बाद क्या होती है, बोन ही मिडल ईयर, बोन वाला रीजन जो है मिडल ईयर। बोन के बाद एक ऐसा सर्कुलर सा कैनाल सा आता है, ट्यूब जैसी, इनर ईयर, कॉक्लिया बोलते हैं उसको, उसमें इनर ईयर होता है। तो ये है, तो कार्टिलेज हमारे कान के टिप में, नाक में, ये है आउटर ईयर में, स्पाइनल कॉलम्स के बीच में है, जोड़ों में है, जोड़ों में कार्टिलेज होना जरूरी है, क्यों,
हम बोतल उठाएं, हम लैपटॉप उठाएं, तो हमारे कहाँ कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा? जोड़ों पे। कलाई मजबूत होनी चाहिए। कुछ हम वो घिसते हैं, कितना मेहनत लगती है उस चटनी बनाने में सिलबट्टे पे, तो क्या किसकी किसकी चाहिए? मजबूती, हाथों की जरूरत चाहिए। हाथों की कलाई की ज्यादा मजबूती होनी चाहिए। पैर, घुटने हैं, घुटने हम बार बार उठते बैठते हैं, दौड़ते हैं, किस पे जोड़, जोड़ पे जोर पड़ता है? किस पे जोर पड़ता है? नी पे जोर पड़ता है। तो घुटने में भी क्या होना चाहिए? कार्टिलेज, ऐसी जगह जहां ज्यादा जोर पड़ता है ताकि मुड़े आराम से, ठीक है, बेंड हो। तो इसलिए बिटवीन बोन्स, बिटवीन नीज क्या चाहिए? कार्टिलेज चाहिए। अब एक और बीच में रह गया था, टेंडन्स और लिगामेंट्स। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन में भी होता है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट है, ये याद रखना है। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ेगा, टेंडन लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ेगा। बोन और मसल्स, इन दोनों का अलग अलग है। मसल्स और बोन्स को जो जोड़ता है, दो अलग चीजों को जो जोड़ता है वो क्या है? टेंडन। ये याद रखना है। अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप है। लिगामेंट बोन से बोन को लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ेगा। हाँ, लिगामेंट में क्या कहते हैं? बोन्स को, जैसे फिंगर्स में 3-3 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई होंगी? लिगामेंट्स। इनके बीच में छोटे छोटे से क्या होंगे? यहाँ पर लिगामेंट्स होंगे। पर जो क्या कहते हैं आपकी मसल्स हैं, ये हाथ की भी थोड़ी थोड़ी मसल्स हैं। हथेली में क्या है? यहाँ पर मसल्स हैं। हाँ, जहाँ पे भी दो बोन जुड़ेंगी लिगामेंट चाहिए। जहाँ पे भी हाथ की मसल्स अंदर वाली दो हड्डियों से जुड़ रही है, मसल्स भी तो है, वो जो जुड़ रही है, कोई कहता है बॉडी बॉडी, तो ये क्या है? यहाँ पर मसल्स है। मसल्स कौन जोड़ रहा है? मसल्स हड्डी पे जुड़ रही है। मसल्स कहाँ पे है? हमारे हैंड्स में, लेग्स में, हमारे एब्स में, सब में मसल्स होती हैं। बॉडी बिल्डर क्या करते हैं? यही तो बनाते हैं बॉडी बिल्डर, मसल्स को ही तो तगड़ा करते हैं वो। तो उसके बीच में क्या है? मसल्स को किसने जोड़ा है? बोन से। टेंडन्स ने जोड़ा है। मसल्स और बोन्स को किसने जोड़ा है? टेंडन से। याद रखना है। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये किसका डायग्राम है? कार्टिलेज है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। क्या है? क्यों? क्योंकि ये प्रेशर से मुड़ता है। पीछे भी है कार्टिलेज, ये वाला। इसमें ये सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि बीच बीच में बहुत गैप है। बीच बीच में क्या है? गैप है। और उसमें मैट्रिक्स क्या है? लूज है। मैट्रिक्स इतना टाइट नहीं है, लूज है, इस वजह से वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स क्या है? कैल्शियम सॉल्ट्स इन द मैट्रिक्स गिविंग इट प्रॉपर रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। बोन्स आल्सो सर्व एज रिजर्वॉयर और सिंक फॉर कैल्शियम। जो भी हम दूध पीते हैं, कैल्शियम लेते हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होएगा? बोन्स में। तभी बोलते हैं कि बोन्स को मजबूत करना है तो कैल्शियम चीज से खाओ, कैल्शियम वाली दूध पियो। अच्छा, कैल्शियम ही होता है दूध में, वैसे बॉर्नवीटा डालो, ये करो वो करो, इससे अच्छा सादा दूध भी पियोगे तो भी उसमें क्या है? कैल्शियम है। बॉर्नवीटा डाल के कैल्शियम बढ़ता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो फ्लेवर, कोई बच्चे जो होते हैं प्लेन दूध नहीं पी पाते, उनको थोड़ा सा उसमें से हीक आती है, थोड़ी सी बदबू सी, थोड़ा ऐसा लगता है किसी किसी को कि नहीं, मन नहीं कर रहा, तो उससे क्या उनका मन बदल जाता है, थोड़ा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाती है उसमें, इसीलिए बच्चे उसे फिर पी जाते हैं। इलास्टिसिटी, कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है, प्रोटीन फाइबर्स प्रोवाइड इलास्टिसिटी। प्रोटीन फाइबर्स भी है, ऐसा नहीं है कि बोन में सिर्फ कैल्शियम है। बोन में क्या होता है? कुछ तो इनऑर्गेनिक पार्ट है जो कैल्शियम है, कैल्शियम और फैसिलस, हाँ, कैल्शियम और फॉस्फोरस, वो तो मिनरल है। नहीं, वो ऐसी ही है, वो सब बेचने के तरीके हैं। प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं बोन में, मतलब बोन जो होगी वो कंप्लीटली आपकी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। अगर कोई बोन है तो उसके अंदर मिनरल चीज भी है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस, और उसके अंदर क्या है? प्रोटीन भी है। दोनों चीज होती हैं, मिनरल और बीच बीच में यहाँ पर एक सेल के प्रोटीन्स भी होते हैं सेंटर में, जिसे बोन मैरो कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। उसमें क्या बनता है? उसमें खून भी बनता है। बोन मैरो हड्डी के अंदर जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर खून भी बनता है, तो उनके अंदर प्रोटीन भी चाहिए, उसके अंदर सेल्स भी चाहिए। बड़ी बड़ी हड्डियां पैर की, हाथ की, इन सब में क्या बनेंगे? खून बनेंगे। तो इनके अंदर क्या है? पूरा सिस्टम होता है, उसके अंदर खून बनाने का। 2 टाइप्स ऑफ बोन
dense bone has osteocyte bone cells located in lacuna connected by canaliculi and lacunae are the commonly referred to as Herbacean canals. मतलब ये क्या है, जैसे अगर बोन को काटोगे तो लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा अंदर से, एक के बाद एक सर्कल है बोन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोन सेल्स हैं जो कि स्टार शेप होते हैं। तो बोन सेल्स के नाम क्या है, ओस्टियोसाइट्स। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्टार शेप्स हैं पूरे। और ये किस जगह में होते हैं, जिस जगह में एक एक ओस्टियोसाइट, क्योंकि बाकी तो पैक रहेगा, ये कैल्शियम फॉस्फेट से पूरा पैक रहेगा, रिजिड है ये, तो कहीं कहीं पे जगह छूटी रहेगी। जहां जगह पे जब जगह छूटी रहेगी उस जगह में सेल होगा बोन का, और उस छोटी सी जगह को लैक्यूना कहते हैं, जिस लैक्यूना में बोन सेल रहता है। देखो, ओस्टियोसाइट बोन सेल लोकेटेड इन द लैक्यूनेट कनेक्टेड बाय कैनालक्यूली। और एक बोन सेल दूसरी बोन सेल से बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक कैनाल सा बनाता है जिसे बोलते हैं कैनालक्यूली। इसमें भी दे रखे हैं सारे स्ट्रक्चर, फिर ऐसे दिखा नहीं रखा, बट ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बीच में स्टार है, जो आप ऐसे बता रही हड्डी, जहां जहां स्टार दिख रहे हैं छोटे छोटे से, जैसे हम स्टार बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं एस्ट्रिक, वैसे ही यहाँ बनाया है क्रॉस क्रॉस, ऐसे एस्ट्रिक का साइन नहीं आता, नहीं एस्ट्रिक का साइन होता है ना, ये वाला होता है एस्ट्रिक का साइन, ऐसा दिखा रहे हैं ये, बस कहीं कहीं भी बीच बीच में ऐसे साइन लगा रखे हैं, यानी वो बोन सेल्स हैं, वो बोन सेल्स हैं, इधर को गए, वो बोन सेल्स हैं। और जिस जगह में वो होते हैं वो क्या है, लैक्यूने। बोन सेल्स हैं और जिस जगह में वो होते हैं वो क्या है, लैक्यूने। यहाँ नहीं, मैं भी था बता रही हड्डी वाला वो जहाँ, यहाँ पे लैक्यूना दिखा नहीं रखा, बट ये हर सेल एक एक लैक्यूने में होता है, छोटे छोटे बता रखी थी, यहाँ पे होता है, हाँ लोकेटेड में होता है, लैक्यूने में लोकेटेड होता है। और ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं, कैनालक्यूले से। एंड लैक्यूने आर कॉमनली रेफर टू हेर्वेसन कैनाल्स भी बोलते हैं उन लैक्यूने को। एंड स्पॉन्जी बोन्स अकर एट द एंड ऑफ द बोन्स एंड बोनी बार्स एंड प्लेट्स सेपरेटेड बाय इरेगुलर स्पेसेस इन द सॉलिड पोर्शन ऑफ स्पॉन्जी बोन पिक अप स्ट्रेस। ठीक है, मतलब स्पॉन्जी बोन और आपकी बोन के भी अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। ज्यादा सॉलिड बोन भी है और स्पॉन्जी बोन भी है, एक स्पॉन्जी बोन है और एक सॉलिड बोन। स्पॉन्जी बोन मतलब स्पॉन्ज जैसी, मतलब ज्यादा स्पेस होगी उसमें, स्पॉन्ज जैसे स्पॉन्ज होती है ना, सॉफ्ट। तो बोन ऐसा नहीं है कि पूरी बोन का पूरा पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है और सॉलिड है, कहीं पर स्पॉन्जी है बोन और कहीं पर स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड बोन है। नहीं, हर बोन में यही दोनों हिस्से हैं। ठीक है, जो सॉलिड पोर्शन है वो तो स्ट्रेस झेलता है, वो क्या करता है, वो टूटता नहीं है आसानी से। स्पॉन्जी पोर्शन है जहाँ पे एक्चुअली सबसे जल्दी जहाँ फ्रैक्चर होता है वो स्पॉन्जी पार्ट ही होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस झेलने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो वहां से टूट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है सब कुछ, एक ब्लड वेसल जा रहा है बोन के बिल्कुल सेंटर में, और ये जो रास्ता है ये ब्लड वेसल का छोटा सा एक कैपिलरी जा रहा है, और यहाँ पर बोन के सेल्स रखे हुए ग्रीन वाले और ब्लू वाले। जो ब्लू वाले हैं वो कौन से हैं, ओस्टियोब्लास्ट। दो तरीके के बोन के सेल्स हैं, एक ओस्टियोब्लास्ट एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ते हैं, गहरा करते हैं, और ओस्टियोब्लास्ट बोन को बनाते हैं, मतलब कैल्शियम जो यहाँ पे जमा करते हैं, और ये कैल्शियम को तोड़ते भी हैं। बोन टूटती और बनती हमेशा रहती है, मतलब टूटने का सेंस इसका नहीं मतलब है, टूटने का सेंस ये नहीं है कि बिल्कुल ही क्रैक हो रही है, बिल्कुल इतनी माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर्स कि बोन स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी। डेली हमारी माइनर इंजरीज होती रहती है, जब हम सोते हैं तो डेली हमारी वो रिपेयर होती है। हाथ पैर में से जो आवाज आती है कट कट जैसे ऐसे करते हैं या पैर में, शायद तो वो तो एयर का है, एयर कहीं कहीं पे फंस जाती है जहाँ पे, वहां से चटकने की जैसी आवाज है, तो एयर का होता है। पर बोन में भी दो तरीके के सेल हैं, एक बोन डिगिंग सेल जो बोन को गहरा करते हैं या बोन को थोड़ा सा तोड़ेंगे, क्योंकि रेगुलर प्रोसेस है टूटना और मजबूत होना, तो जितनी ज्यादा हाँ। और फिर ओस्टियोब्लास्ट में नया बनाते हैं, वो फिल करते हैं इस टनल को, जो ओस्टियोब्लास्ट ओल्ड एज में कम हो जाती है, ये वाली बढ़ जाती है। ओल्ड बोन दिखा रखी है, फिर ओस्टियोसाइट दिखा रखे हैं। देखो ये वाले जो मैं कह रही थी स्टार से बना रखे हैं, वो ब्लू वाले हैं ओस्टियोसाइट। ठीक है,
तो ऐसे दिखा रखा है। हम देन ब्लड के बारे में बताया, ब्लड एक कनेक्टेड टिश्यू है जो लिक्विड प्लाज्मा के अंदर रहता है। ब्लड को दिखा रखा है 9 फिगर में। एंड 2 टाइप ऑफ सेल्स बता रखे हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड WBCs एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स वो हैं जो क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, जैसे चोट लग रेड जाती है ब्लड सेल्स खून जम जाता है खून जमता है वही। अब ये एक सिक्के की तरह होता है रेड ब्लड सेल्स, जैसे कॉइन होते हैं छोटे छोटे से, और उसके अंदर यहाँ पे भी गहराई होती है और दूसरी तरफ भी गहराई होती है, दोनों तरफ से गहरे होते हैं, बीच से ऐसे करके गहरे दोनों तरफ, ऊपर भी और अंदर भी। बाय कॉनकेव बोलते हैं, जैसे कि बाय कॉनकेव मिरर जैसे होता है वैसे। ये कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव अच्छा। मिरर, दोनों तरफ से ऐसे होंगे और सिक्के की तरह होंगे कहने को। बस बाहर किनारे ये होंगे उभरे हुए, यहाँ दोनों तरफ से पतले। अब यहाँ आज पे वो क्या नहीं बोला बोली है? वैसे वैसे आज वो नहीं व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट आरबीसी का तो फंक्शन मेन वही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बट व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है? इम्यून सिस्टम में, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों को भगाने की, बीमारियों से लड़ने की, सामना करने की, वो क्षमता किसकी है? व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके जो सेल्स हैं सारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, डिसॉल्व ग्लूकोज, प्लाज्मा डिसॉल्व ग्लूकोज को ट्रांसफर करती है, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, एज वेल एज रेगुलेटिंग। प्लाज्मा का भी काम है, सेल्स का तो काम बता ही दिया, सेल्स आरबीसी ऑक्सीजन ले जा रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम, तो प्लाज्मा का भी काम करता है लिक्विड मैट्रिक्स जो होता है ना उसे। सारे सेल्स को मीडियम दे रहा है। प्लाज्मा क्या है? सारे सेल्स का क्या है? एक मैट्रिक्स वही है। प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स ही है एक तरह से, ऐसा लिख